अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का टॉपिक है कि अगर आपने एक बार में इसको अच्छे से समझ लिया तो जिंदगी भर ये आपको नहीं भूलने वाला। बट अगर आप इसमें कामचोरी करोगे तो ये टॉपिक जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको परेशान करेगा कि कौन सी वॉल्यूम क्या थी, कैसे थी, उनकी वैल्यू कैसे याद करें, सब कुछ सारी चीजें इसमें परेशान करेगी। तो बढ़िया बात यही है, इसको एक बार में ध्यान लगा के समझ लेते हैं और कुछ देर में ये हमेशा के लिए आपके माइंड में मैं फिट करा के भेज दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो यहां पे टॉपिक का क्या नाम है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो अपने पास दो चीजें आएंगी, एक तो आएंगी वॉल्यूम्स, दो चीजें आएंगी, एक आएगी वॉल्यूम्स और एक आएंगी कैपेसिटीज। कौन सी है? जाहिर सी बात है, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, अब आप देखोगे वॉल्यूम्स कितनी दी हुई है, तो आप ध्यान से देखना, सिर्फ चार ही वॉल्यूम्स गिवन है। कौन सी? एक है टाइडल वॉल्यूम, एक है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, कैसे इनकी वैल्यू याद करें, कौन सी 1000 ml है, कौन सी 2000 ml है, वो सब मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखिए। कैपेसिटीज की बात करें तो मजे की बात क्या है, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये टाइडल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, इन्हीं वॉल्यूम्स को मिला जुला के जो कैपेसिटीज हैं वो बनती हैं। अब कैपेसिटीज कौन सी हैं अपने पास, कैपेसिटीज कौन सी है, तो 5 कैपेसिटी यहां पे अपने को दी गई है, 2, 3, 4 और 5। कौन सी है? एक है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एक है वाइटल कैपेसिटी और एक है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, और यहां पे ऐसे बीच में लाइन लगा देते हैं। और मैंने क्या बोला कि जो ये कैपेसिटीज हैं, जो ये सारी कैपेसिटी हैं, ये वॉल्यूम्स को ही मिला जुला के बनती है। मतलब ये वाली कैपेसिटी है किसी 2 या 3 या 4 वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी 2 या 3 या 4 वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी वॉल्यूम को मिला के बनेगी। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस बात से ये अंदाजा लग जाता है कि अगर हम वॉल्यूम्स को समझ लें, सीख लें और इनको याद कर लें तो कैपेसिटी तो अपने आप बन जाएगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं कि खेल चलता कैसे है। देखो, जो भी खेल है ना, जो भी खेल है वो सिर्फ 2 लाइंस के बीच में चलता है। जो भी खेल है वो सिर्फ 2 लाइंस के बीच में चलता है। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो जाएगी। इन्हीं 2 लाइंस के बीच में सारा खेल चलने वाला है। बेसिकली अपने को करना क्या है, अपने को सांस लेनी है। अपने को क्या करना है, अपने को सांस लेनी है। तो देखिए, अब सांस लेना हम शुरू कर देते हैं। देखिए, ये मान लो मैं हूं, मैं सांस ले रहा हूं। देखो, ये मैंने सांस को अंदर खींचा, यानी इंस्पिरेशन सांस को अंदर खींचा, फिर मैंने सांस को बाहर छोड़ा, फिर मैंने दोबारा से सांस को अंदर खींचा, है ना, फिर मैंने दोबारा से सांस को बाहर छोड़ा। मतलब ये क्या है, नॉर्मल, बिल्कुल मैं रिलैक्स कंडीशन में हूं, नॉर्मल कंडीशन में हूं। मैं सांस को ऐसे अंदर खींचता हूं, फिर मैं सांस को बाहर खींचता हूं, फिर मैं सांस को अंदर खींचता हूं, फिर मैं सांस को बाहर खींचता हूं। मतलब क्या है, ये जो 2 लाइन है, इनके बीच में मैं नॉर्मल क्या कर रहा हूं, इंस्पायर कर रहा हूं और नॉर्मल एक्सपायर कर रहा हूं। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब ये जो 2 लाइन का डिफरेंस है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, इसी को टाइडल वॉल्यूम बोल दिया जाता है, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की अब डेफिनेशन लिखनी हो तो कितनी आसान हो गई कि टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हम या तो क्या करेंगे, इंस्पायर यानी सांस अंदर खींचेंगे, है ना, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, जितना हम सांस बाहर छोड़ेंगे। एक ही बात है, या तो इंस्पायर कर लो, है ना, इसी 2 लाइन के बीच में आ रहा है, या फिर सांस को बाहर छोड़ लो। तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जितनी हम सांस अंदर खींचते हैं नॉर्मली, या फिर नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं। नॉर्मली सांस अंदर खींचते हैं वो भी टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं वो भी टाइडल वॉल्यूम है। बात खत्म है, ये हो गई टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये मैं नॉर्मल सांस ले रहा था।
अब देखिए, आप में से कोई शरारती बच्चा होगा, तो शरारती बच्चा मेरे को बोलता है कि भाई तेरे अंदर जितनी जान है, जितना दम है, वो दम लगा के, पूरा दम लगा के तू क्या है, सांस को अंदर खींच। हाँ, सांस को अंदर खींच मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, सांस को बाहर छोड़ना है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आप में से कोई बच्चा मेरे को बोलता है कि तुमने नॉर्मली ऐसे सांस को बाहर छोड़ दिया, अब तू क्या कर, पूरा दम लगा के सांस को अंदर खींच। तो मैंने क्या किया, देखो नॉर्मल मैंने सांस अंदर लिया था, फिर मैंने नॉर्मली सांस बाहर छोड़ा, फिर मैंने पूरा जोर लगाया और ऐसे सांस को अंदर खींचने की कोशिश की और यहां तक मेरी लिमिट आ गई। इससे ज्यादा मैं क्या है, सांस को अंदर नहीं खींच सकता। और फिर ये मैंने नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ दिया, ये मैंने नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब देखिए हुआ क्या है, देखिए यहां पे ये जो वॉल्यूम थी, ये क्या थी, टाइडल वॉल्यूम थी। मतलब अगर आप में से कोई मेरे को ना भी बोलता कि फोर्सफुल इंस्पायर कर, तो भी इतनी तो मेरे को करनी ही करनी थी, ये टाइडल वॉल्यूम तो मेरे को करनी ही करनी थी, हर हाल में करनी थी, नॉर्मल थी। बट ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास ये जो वॉल्यूम एयर है ये रिजर्व पड़ी हुई थी। मतलब क्या है, ये ताकत जो मेरी है ये रिजर्व पड़ी हुई थी, नॉर्मली मैं इसको यूज नहीं कर रहा था। नॉर्मल क्या है, अपना दो लाइन के बीच में चल रहा है, तो नॉर्मली मैं इस ताकत को यूज नहीं कर रहा था। बट जरूरत पड़ने पे या किसी शरारती बच्चे के चैलेंज करने पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास रिजर्व पड़ी हुई थी। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये मेरे पास क्या पड़ी हुई थी, रिजर्व पड़ी थी। रिजर्व का मतलब है नॉर्मली मैं यूज नहीं कर रहा, पर जरूरत पड़ने पे मैं कर भी सकता हूं। मेरे पास ये ताकत है जो रिजर्व पड़ी हुई है। और कैसी ताकत है, इंस्पायर करने की, सांस को अंदर खींचने की। ऊपर मतलब सांस को अंदर खींचने की, तो कैसी ताकत है, इंस्पिरेटरी। कैसी ताकत है, इंस्पिरेटरी रिजर्व। और क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, हवा को अंदर खींच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो ये क्या बन गई, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन गई, जिसको हम IRV भी बोल देते हैं, IRV भी बोल देते हैं। ये टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए मैंने ये मान लो ये नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, फिर मैंने नॉर्मल सांस अंदर लिया, अब आप में से एक और शरारती बच्चा आया, वो बोल रहा है कि तू नॉर्मल सांस अंदर लेके तेरे में जितनी ताकत है, जितना दम है, अपने सांस को बाहर निकाल के दिखा। मतलब हवा को बाहर, है ना, अपने को एक्सपायर करना है, एक्सपीरेशन करनी है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली सांस अंदर खींचा, फिर मैंने पूरा जोर लगाया, जितनी हवा में बाहर, बस ये मेरी लिमिट आ गई, इससे ज्यादा हवा में बाहर नहीं फेंक सकता। ये पूरा मेरे फेफड़े एकदम, है ना, वो हो गए, टाइट हो गए एकदम। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने यहां IRV में किया था, वैसे ही हम यहां कर देते हैं ना। ये मैंने हवा वाले, फिर ये नॉर्मल कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ये तो मुझे देखो, इतना तो मुझे हवा को बाहर निकालना ही था, ये तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करनी ही थी, जो कि टाइडल वॉल्यूम है। बट टाइडल वॉल्यूम के अलावा ये जो वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के एडिशनल ये जो वॉल्यूम है, ये मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूं। मतलब मेरे पास ये जो ताकत है ये रिजर्व पड़ी हुई है, ये जो ताकत है मेरे पास रिजर्व पड़ी हुई है। कैसी ताकत है, एक्सपीरेशन करने की। कैसी ताकत है, सांस को बाहर छोड़ने की, यानी एक्सपीरेशन करने की ताकत है। और क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगी। मतलब एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हो जाती है अपनी ERV। समझ रहे हो ना, रिजर्व मतलब रिजर्व पड़ी हुई है अपनी ताकत, बट हम नॉर्मली उसको यूज नहीं कर रहे, तो ये होगी ERV अपनी हो चुकी है ना। अब इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, देखिए ये जो IRV थी, ये क्या थी, एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम के अलावा मैं कितनी इंस्पिरेशन कर सकता हूं। बट अगर टोटल को जोड़ दिया जाए कि नॉर्मल, देखो मान लो मैंने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, और नॉर्मल सांस बाहर छोड़ के मैं टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता हूं। मतलब इसमें क्या है, ये टोटल अपना ग्राफ आ जाएगा, जिसमें IRV भी जुड़ जाएगी, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम जुड़ जाएगी, और ये अपनी बन जाएगी क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी।
सेम ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि मैंने नॉर्मल सांस अंदर खींचा और नॉर्मल सांस अंदर खींच के मैं टोटल कितनी एयर बाहर निकाल सकता हूं, टोटल मतलब इसमें टाइडल वॉल्यूम भी जुड़ जाएगी और ईआरवी भी जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये तो खाली ईआरवी पूछ ली जाए तो एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम, खाली आईआरवी पूछ ली जाए तो एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और कैपेसिटी पूछी जाए तो टोटल की बात आ जाती है। ये हो जाएगी ईआरवी प्लस क्या हो जाएगी, प्लस टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। ये हो जाएगी अपनी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मैंने बोला था ना कैपेसिटीज जो है वो वॉल्यूम्स को ही मिला जुला के बनती हैं। तो इतनी बातें अपनी यहां पर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। देखिए अब आपने मेरे को बोला कि भाई जितना तेरे में दम है तू उतना सांस बाहर छोड़ दे, है ना, उतना सांस बाहर छोड़ दे। तो मैंने क्या किया, ये काम किया था और यहां तक मैंने सांस बाहर छोड़ दिया था। तो हमें क्या फीलिंग आई, मुझे पर्सनली फीलिंग आई कि अब मेरे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर बिल्कुल हवा जो है वो खाली हो चुकी है। यहां पे आगे इससे ज्यादा मैं सांस बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं छोड़ सकता, ठीक है। ये तो मुझे पर्सनली फीलिंग आई, बट असल में होता क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके फेफड़ों में कोई भी हवा नहीं बची है, आपने सारी हवा को बाहर छोड़ दिया है, सारा सांस बाहर निकाल दिया है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी दम लगा लीजिए, कितना भी सांस को बाहर छोड़ दीजिए, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है ये बाहर निकल ही नहीं सकती है। ये लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, हमेशा पड़ी रहती है। मतलब रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। रेजिडुअल की अगर हिंदी में मतलब देखने जाओ आप, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। तो ये हो जाएगी रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा पड़ी रहती है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब एक कैपेसिटी आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यहां पे लिखता हूं मैं उसको दोबारा, फंक्शनल रेजिडुअल, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम FRC भी लिख सकते हैं, FRC, जो कि ये अपनी थी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसके नाम से समझो, इसको याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, नाम से समझते हैं। देखो रेजिडुअल मतलब ये बची हुई एयर है, जाहिर सी बात है ये बची हुई एयर है, ठीक है। फंक्शनल मतलब नॉर्मल फंक्शन करते हुए, मतलब हमारी बॉडी जब नॉर्मल फंक्शन कर रही है, नॉर्मल फंक्शन मतलब जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं। नॉर्मल सांस कितना होता है अपना, टाइडल वॉल्यूम के बराबर होता है ना, ये दो लाइन के बीच। जब हम नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो रेजिडुअल मतलब कितनी एयर बच जाती है, कहां बचेगी, तो जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर बचेगी। तो जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जब हम अगर नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो ये भी लंग्स में बची हुई है और ये तो कोई निकाल ही नहीं सकता, ये तो बची हुई है। तो ये भी बची हुई है नॉर्मल सांस में, क्या है ये, ईआरवी है, और प्लस क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम बची हुई है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी FRC, क्या हो जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा बची हुई है और नॉर्मल सांस में ईआरवी भी बची हुई है, रेजिडुअल वॉल्यूम में, है ना, उसके अलावा ईआरवी भी बची हुई है। तो ये अपनी FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई। तो अपनी देखो कैपेसिटी कितनी हो गई, ये वाली हमने कर ली, ये वाली हमने कर ली, ये वाली हम कर ली। अब वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखो टोटल की तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, जहां पे टोटल वर्ड आ गया, देखो यहां पे बताता हूं। अपने पास 4 वॉल्यूम थी, अपने को बतानी है टोटल लंग कैपेसिटी अपने को बतानी है। तो सिंपल सी ट्रिक है इसकी, जहां पे टोटल वर्ड आ गया, अपने पास वॉल्यूम कितनी है, 4 ही वॉल्यूम है, और वॉल्यूम्स को मिला के ही कैपेसिटी बनती है। तो टोटल आते ही जितनी भी वॉल्यूम है सबको ऐड कर दीजिए, मतलब टोटल मतलब सारी की सारी आएंगी। कौन सी आएंगी, टाइडल वॉल्यूम भी उसमें आएगी, उसमें क्या है, IRV भी आएगी, उसमें क्या है, ERV भी आएगी, और उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये टोटल भी अपने को समझ में आ गई। अब एक ही बच गई, वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का सिंपल सा फंडा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर छोड़ दें, वाइटल कैपेसिटी लिख रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर छोड़ दें तो बाकी की जो 3 वॉल्यूम बची वो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो जाएगी अपनी वाइटल कैपेसिटी।
ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी की अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले कि क्या होगी वाइटल कैपेसिटी, हमने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दे तो बाकी की क्या है, पूरी वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी बेसिकली है क्या, बेसिकली है क्या कि मैं आपको बोल दूं कि आप में जितना जोर है, जितना दम है, आप सांस बाहर निकाल दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल आपने इंस्पायर किया और फिर आप में जितना दम था आपने इतना सांस बाहर आप निकाल सकते हो, यहां तक है ना, ईआरवी। अब फोर्सफुली एक्सपायर करके जितना आप फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हो वो होती है अपनी वाइटल कैपेसिटी। तो ये टोटल यहां से यहां तक आ जाएगा, टोटल सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दे, टोटल अपना ये ग्राफ बन जाएगा और ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, जिसमें अपनी क्या हो जाएगी, आईआरवी हो जाएगी जो यहां से यहां तक थी, यहां से यहां तक थी, ईआरवी हो जाएगी जो यहां से यहां तक थी, और प्लस क्या है, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी यहां से यहां तक थी। तो यही बात हमने की है कि आईआरवी, ईआरवी और टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है। तो सारी वॉल्यूम्स कैसे बनी, सारी कैपेसिटीज कैसे बनी, ये अपने को इजीली समझ में आ चुका है। अब बात है इनकी वैल्यू को कैसे याद करें। तो सिंपल सी बात है, अगर अपने को वॉल्यूम सिर्फ याद हो जाए तो कैपेसिटी तो हमने बना ली है। जैसे कि अपने को सिर्फ वॉल्यूम याद है सारी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपसे कोई पूछ ले तो अपने को ये वॉल्यूम भी याद है, ये वॉल्यूम भी याद है, ये निकल के आ जाएगी। अपने से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछ ले, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, अपने को ये याद है तो बन जाएगी। वाइटल कैपेसिटी पूछ ले तो ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, सारी वॉल्यूम अपने को बेसिकली याद करनी है। कैपेसिटी कैसे बनी हमने देख ली। ठीक है। तो अब मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिससे हम सारी वॉल्यूम्स की है ना वैल्यू याद कर लेंगे। देखिए अपने पास वॉल्यूम कौन सी थी, एक तो अपने पास थी टाइडल वॉल्यूम, एक तो अपने पास थी टाइडल वॉल्यूम, एक अपने पास थी ईआरवी यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक अपने पास थी आईआरवी यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक अपने पास थी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चार ही वॉल्यूम अपने पास थी। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो बाकियों से थोड़ा अलग सी चलती है ना। देखो रेजिडुअल मतलब लंग्स में पड़ी हुई है, ऐसे अलग सी है, बाकियों की तरह वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को यहां पहले से ही अलग से हम याद कर देते हैं। सिंपल इसकी ट्रिक है, देखो यहां पे ये वर्ड क्या है, अपना आर है, ये क्या है, आर है। तो आर को अब क्या कीजिए, आर को बीच में से कट कर दीजिए। अब आर को हम जब बीच में से कट करेंगे तो बचेगा क्या, 12 बचेगा। मतलब 12 मतलब क्या है, ये होती है 1200 ml, ये होती है 1200 ml, और ये रेजिडुअल वॉल्यूम यहीं पे पैक हो गई है अपनी, ये खत्म हो चुकी है, इसकी अब हम बात नहीं करने वाले। 1200 ml ठीक है, खत्म है। अब बची ये तीन। अब इन तीन में एक सिंपल सी बात याद रखना, जो टाइडल वॉल्यूम होती है ना, जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है। इतनी बात आपको नॉर्मली याद भी रह जाएगी। ये तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml, 500 ml होती है। इतनी बात याद रखनी है, बाकी का काम खत्म है। अब सिंपली क्या करना है, देखो ये है टीवी, ये है ईआरवी, ये है आईआरवी। अब सिंपली करना क्या है, टीवी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इनको इक्वल कर दो। बात खत्म है, कहानी यहां पे खत्म हो चुकी है। अब देखिए ये थी 500 ml, तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, इसको देखो 500 ml को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 1000 ml। 1000 से कितनी होती है ये, 1000 से 1100 ml होती है। क्या, ईआरवी अपनी आ गई है। अब ईआरवी को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। बेसिकली होती कितनी है, 2500 से 3000 अपनी एनसीईआरटी में लिखा गया है, 2500 से 3000 होती है। तो 3000 से अपने को ये याद आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 500 दूनी 1000 हो गया, और 1000 को 3 से किया तो 3000 हो गया, और रेजिडुअल वॉल्यूम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कैपेसिटी आपसे कोई भी पूछ ले तो कैपेसिटी तो अपने को पता ही है, कैपेसिटी तो अपने को पता ही है, वॉल्यूम को मिला जुला के बनती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पूछ ले तो ये अपने को पता है, ये अपने को पता है। अब कुछ भी आप इसमें गेम खेल सकते हो, ये आसान है। बस ये याद रखना कि 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से, है ना। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो ये अपने पास टाइडल वॉल्यूम थी, ये अपने पास ईआरवी थी, ये अपने पास आईआरवी थी। ये ध्यान रखना आईआरवी ज्यादा होती है, इसको उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, 500 ml थी, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी आ जाएगी, लगभग ये 1000 ml आ जाएगी। अब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितनी, 3000 ml आ जाएगी। रेजिडुअल वॉल्यूम हम कर ही चुके थे 1200 ml। तो टॉपिक अपना ये बिल्कुल पैक हो चुका है, चाहे डेफिनेशन हो, चाहे उनकी वैल्यू याद करनी हो, ट्रिक्स के साथ हमने सब कुछ यहां पे सीख लिया है।
देखिए दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं कि गैसेस का डिफ्यूजन कैसे होगा, और डिफ्यूजन से भी ज्यादा इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ना, वो कैसे बनती है, और डिफ्यूजन जो होगा उसको कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूं, हम क्या अब समझने वाले हैं। देखिए यहां पे ये लंग्स में क्या थी, ये अल्वियोलाई थी, ठीक है, लंग्स में क्या थी, अल्वियोलाई थी। तो अल्वियोलाई में हो क्या रहा था, एनवायरमेंट से क्या आ रही थी, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन आ रही थी, और अल्वियोलाई में क्या हो रहा था, यहां CO2 इकट्ठी हो रही थी जो हमें एनवायरमेंट में बाहर भेजनी है। ये अल्वियोलाई का खेल है। अब ये हो कहां रहा था, ये एक्सचेंज गैसेस का कहां हो रहा था, यहां पे एक ब्लड कैपिलरी है, इसको आप अल्वियोलर कैपिलरी भी बोल सकते हो, क्योंकि ऐसी ब्लड कैपिलरी जो अल्वियोलाई के पास है। तो यहां पे ये ब्लड कैपिलरी है, तो होगा क्या, जो ये ऑक्सीजन यहां अल्वियोलाई में आई है, ये डिफ्यूज होके यहां पे किस में चली जाएगी, इस कैपिलरी में चली जाएगी। और जो ये CO2 है, ये कहां से आई है ना, हमारे टिश्यू ने, हमारे बॉडी सेल्स ने निकाली है, और ये CO2 ऐसे कुछ आ रही है। तो बेसिकली डिफ्यूजन जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, कुछ यहां पे हो रहा है, कुछ इस एरिया में डिफ्यूजन हो रहा है। और डिफ्यूजन में अगर आप देखें तो डिफ्यूजन में क्या क्या आ रहा है, डिफ्यूजन में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये आ रही है किसकी अल्वियोलाई की मेम्ब्रेन आ रही है, एक मेम्ब्रेन, ये जो ब्लड कैपिलरी है इसकी आ रही है, दो मेम्ब्रेन हो गई। एक बार ब्लैक कलर से दिखा देता हूं, एक तो ये अल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है, एक ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन है, और एक क्या है, एक पार्ट जो इनके बीच में ये वाला आ रहा है, एक पार्ट इनके बीच में ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, थोड़ा है ना, कि ऐसा ना लगे कि देसी सा काम लगे, फर्जी सा काम लगे। ठीक है, तो ये हमने अल्वियोलाई बना ली, और इसकी ऐसे थोड़ा सेल दिख जाए, थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं ना, थोड़ा ब्रांडेड काम लगे, ऐसे नहीं है कि फर्जी मामला चल रहा है ना लोकल। ठीक है, ये सेल बना लेते हैं हम अल्वियोलाई की, जो है ना लेयर है, दीवार है, उसकी सेल बना ली। ठीक है, और यहां पे हम ये बना लेते हैं भाई, ब्लड कैपिलरी बना लेते हैं, ये बना लेते हैं ब्लड कैपिलरी, और इसमें भी क्या होंगी, कुछ इस तरीके से सेल्स होंगी, है ना। ये ब्लड कैपिलरी की एक दीवार है, ये ब्लड कैपिलरी की दूसरी दीवार है, कुछ इस तरीके से सेल बना लेते हैं। थोड़ा प्रोफेशनल काम लगना चाहिए यार, क्या समझ तो रहे हो ना, समझ तो रहे हो, यही चीज बनाई है, बस हमने क्या किया है, इसी की ऐसे सेल दिखा दी है ना, इसी की ऐसे सेल दिखा दी है इस तरीके से, और यहां भी क्या किया है, इसी की ऐसे सेल दिखा दिया। मेरे ख्याल से इतना तो समझ ही रहे होगे, है ना, गलत बात मत करो। ठीक है, और यहां है, इनके बीच में स्पेस है, ये ब्लू कलर से दिखा देते हैं, जो इनके बीच में स्पेस है, स्पेस क्या है, ये भी एक तरीके से बेसमेंट मटेरियल इसमें भरा होता है, एक तरीके से मेम्ब्रेन ही बन गई है। अब देखिए भाई, नामकरण कर देते हैं, अब देखिए नामकरण कर देते हैं, पतला हो जाए बेटा, थोड़ा पतला हो जाए। ठीक है, अब ये जो है, ये किसकी है, ये किसकी है, ये अल्वियोलाई की है, और क्या है, ये एपिथेलियम है, और कैसी, स्क्वेमस एपिथेलियम है। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, टिश्यू वाला पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू वाला, है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी आएगा कि अल्वियोलाई में स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, और मैं बताऊंगा, है ना, वहां पे आपको बताऊंगा भी, रीजन भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, और याद भी करवाऊंगा। बस अभी इतना याद रखो, ये क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई। ठीक है, और ये रेड वाली क्या है भाई, रेड वाली क्या है, रेड वाली क्या है, ये एंडोथेलियम है। अब एंडोथेलियम क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, वहीं उसी चैप्टर में बताऊंगा। ये एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम है किसकी, ऑफ ब्लड कैपिलरी, या फिर बोल लो अल्वियोलर कैपिलरी। अल्वियोलर कैपिलरी क्यों, क्योंकि ऐसी कैपिलरी जो अल्वियोलाई के पास है, ऑफ अल्वियोलर कैपिलरी। ठीक है, क्लियर है। नंबर एक क्या हो गई, नंबर एक हो गई स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, और ये नंबर 3 कर देते हैं, ये नंबर 3 कर देते हैं। तो नंबर 2 क्या हो जाएगी, नंबर 2 हो जाएगी ये वाली जो बीच में आ रही है, जिसमें बेसमेंट मटेरियल भरा हुआ है, तो ये हो जाएगी अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो 1 2 3, ये 3 हो गई, और ये तीनों मिलके एक अलग कलर ले लेते हैं मेरे दोस्त।
ये तीनों मिलके यहां ये जो बन रही है, ये जो बन रही है, ये क्या है अपनी, ये क्या है, यहां निकाल लेते हैं इसका लेबलिंग का एरो। यही क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। यही क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन होगा। और इसकी थिकनेस की बात कर ली जाए तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसकी थिकनेस मतलब इसकी मोटाई जो है वो, एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। इसको ब्लैक से लिख देता हूं, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। लेस देन 1 मिलीमीटर। पूरी कहानी मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। और इसी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, गैसेस का लेना देना होगा, है ना। ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी। ठीक है, ये बात समझ चुके हैं। अब देखिए, अब मान लो कोई गैस है जैसे कि ऑक्सीजन है या फिर CO2 है या फिर और भी कोई गैस है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके इधर कौन सी कितनी तेज जाएगी या फिर इसके इधर कौन सी कितनी तेज जाएगी। देखो जाहिर सी बात है, जो ऑक्सीजन है जो CO2 है, दोनों नेचर में अलग अलग है ना। जाहिर सी बात है ना, ऑक्सीजन नेचर में अलग है, CO2 नेचर में अलग है। या फिर नाइट्रोजन होती, नाइट्रोजन भी तो होती है एनवायरमेंट में, वो अलग है। आर्गन भी होती है एनवायरमेंट में, वो अलग है। मतलब सारी गैसेस का नेचर अलग अलग है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसके जो है ना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के इधर से उधर जाएंगी, वो कौन कितनी फास्ट जाएंगी। फॉर एग्जांपल है ना कि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग बाइक है, तो भाई कोई किसी का पिकअप कैसा है, किसका अलग है, किसी का अलग है। तो ऐसे क्या फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीजन ज्यादा फास्ट जाएगी या फिर CO2 ज्यादा फास्ट जाएगी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ये चीज डिसाइड करते हैं। तो भाई तीन ऐसे फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के रेट को डिसाइड करते हैं कि कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा। 3 ऐसे फैक्टर हैं। 3 फैक्टर पे बना देते हैं बादल। और ये पहला फैक्टर होगा, ये अपना दूसरा फैक्टर और ये तीसरा फैक्टर। तो आवर फर्स्ट फैक्टर इज, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा बोल लिया जाए। हाँ, 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है अपना पार्शियल प्रेशर। पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका, तो पार्शियल प्रेशर किसका होगा भाई, गैस का ही होगा। गैस का ही होगा, जाहिर सी बात है ना, सिंपल सी बात है। ब्लड का तो होगा नहीं, गैस का ही होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया सोल्यूबिलिटी। दूसरा फैक्टर हो गया सोल्यूबिलिटी, ठीक है। और तीसरा फैक्टर हो गया थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस की स्पेलिंग, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो हमने यहां पे ये लेस देन 1 मिलीमीटर ये बताई थी ना, ये वाली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात हो रही है। कौन सी मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कुछ याद नहीं करना है, कॉमन सेंस से सोच के देखो। कॉमन सेंस से देखो, पार्शियल प्रेशर का पॉइंट समझते हैं। देखिए, मान लीजिए, रिस्पेक्ट से बोलता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पे कोई चीज है A और दूसरी चीज है यहां पे B, ठीक है। अब A है वो इतनी ज्यादा फैली हुई है, इतनी ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा है। और B जो है वो बेचारी कम है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से यहां इस दीवार के पार जाना है, इसको भी पार जाना है और इसको भी पार जाना है। तो कौन ज्यादा, कौन तेज जा पाएगी। देखिए इसका, ये A देखो कितना ज्यादा है, मतलब इसका यहां पे पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। मतलब क्या है, ये ज्यादा तेजी से यहां जा पाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से डोमिनेट कर जाएगा, है ना। इसको एक तरीके से ये, है ना, एलिमिनेशन की तरफ डाल देगा। और ये कम है तो इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, तो ये कम स्पीड से यहां जा पाएगा। तो जो ज्यादा होगा, है ना, वो जल्दी निकल जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, डिफ्यूजन उसका फास्ट होगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर की बात करें तो ये क्या था, अपन क्या देख रहे थे, डिफ्यूजन रेट देख रहे थे। तो डिफ्यूजन रेट जो है यहां कर लेते हैं, डिफ्यूजन रेट, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तीनों में ऐसे ही लिखेंगे, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। तो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, मान लीजिए इस दीवार के
दीवार है, इस दीवार के आर पार हमें कुछ भेजना है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, और यहां पे कोई फ्लूइड है, कुछ इस तरीके से फ्लूइड है, ठीक है। अब जो ए है वो इस फ्लूइड में घुल के, है ना, घुल के इससे मिल के इसमें सॉल्यूबल होके इतना खुश नहीं है। और जो बी है वो इसमें भाग के घुलने को तैयार है, मतलब वो तो तड़प रहा है कि कैसे भी करके इसके पार निकल जाऊं और इसमें जाके सॉल्यूबल हो जाऊं, मैं घुल जाऊं, बस ये बहुत खुश है। तो जाहिर सी बात है ये इस फ्लूइड में जो दीवार के मेम्ब्रेन, ये अपनी दीवार क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, इसके पार जाके अगर ये खुश है तो ये जल्दी चला जाएगा, इसका रेट ज्यादा होगा। और ये कम सोल्यूबल है, ये जाके खुश ही नहीं है, इसमें घुल के इसमें सोल्यूबल होके खुश ही नहीं है, तो ये लेट जाएगा और इसका रेट भी कम होगा। तो सोल्यूबिलिटी का क्या बना कि जिसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, सोल्यूबिलिटी मतलब जो जाके ज्यादा खुश है, सोल्यूबल होके ज्यादा खुश है, उसका रेट भी ज्यादा होगा। तो एक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, हम यहां से कोमा लगा के लिख देते हैं कि सोल्यूबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन रेट के, सोल्यूबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन रेट के, ठीक है। अब यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये थिकनेस वाला। अब जाहिर सी बात है थिकनेस एक तो इतनी हो, थिकनेस है ना, और एक इतनी सी हो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, ये दो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। और कोई मटेरियल है, मान लीजिए ए ही है, दोनों में ए है। अब इसको है ना पार जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये इतनी मोटी मेम्ब्रेन है तो इसको है ना, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, और ये पतली मेम्ब्रेन है तो इसको क्रॉस करना बहुत आसान है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जितनी कम रहेगी वो क्या है, डिफ्यूजन रेट अपना उतना ज्यादा रहेगा। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम रहेगी, यानी ये अपना क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। थिकनेस वाला फैक्टर अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि थिकनेस जितनी कम रहेगी डिफ्यूजन रेट उतना ज्यादा। तो ये याद रखना आप कि डिफ्यूजन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्यूबिलिटी है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी के बारे में एक और पॉइंट याद रखना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो CO2 गैस है ना, CO2 गैस है, उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, किससे, ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 20 से 25 टाइम, 20 से 25 गुना CO2 की सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो इस बात से पता चलता है कि CO2 का जो डिफ्यूजन रेट होगा वो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होगा। इस बात से अपने को ये पता चलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक बच्चों को एक कॉमन सा डाउट और आता है, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए मान लीजिए ये कोई इंसान है, और इंसान है तो ये नॉर्मल सांस लेता है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, नाइट्रोजन जो होती है वो लगभग कितनी होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 21% होती है, और CO2 जो होती है वो होती है 0.04%, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, हम सांस लिया जब हमने, तो हम ऑक्सीजन ही क्यों अंदर लेके जाते हैं। ये नाइट्रोजन, देखो CO2 तो अपने को बाहर निकालनी है, तो ये तो इसमें डाउट में आएगी नहीं कि हम ऑक्सीजन ही क्यों अंदर लेके जाते हैं। ये नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा परसेंटेज है हवा में, उसको क्यों नहीं अंदर लेके जाते। तो इसी के साथ उसका आंसर है कि नाइट्रोजन की जो सोल्यूबिलिटी होती है ना, जो सोल्यूबिलिटी वो बहुत कम होती है। तो सोल्यूबिलिटी इतनी कम है तो ये ब्लड में जाएगी नहीं, ब्लड में सोल्यूबल ही नहीं होगी, उल्टी बाहर ही ये निकल जाएगी। ये इसका जवाब है। दोस्तों अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डबल सर्कुलेशन, और हम ये भी अच्छे तरीके से जानेंगे कि इसको डबल सर्कुलेशन आखिरकार क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो पूरी बात को, पूरे किस्से को, पूरे माजरे को अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं, ठीक है। देखो यहां मैं अल्वियोलाई बना लेता हूं, ये हमने एक अल्वियोलाई बना ली। अल्वियोलाई किसमें है, जाहिर सी बात है अल्वियोलाई किसमें होती है, लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है, और गैसेस का एक्सचेंज इसके थ्रू होता है, तो इसलिए हमने एक अल्वियोलाई यहां पे बनाई है। इसका मैं नामकरण कर देता हूं, ये एक अल्वियोलाई है, ठीक है। अब यहां पे मैं बना लेता हूं टिश्यू, यहां पे मैं बना लेता हूं बॉडी का कोई भी टिश्यू, बॉडी की सेल्स, है ना, सेल्स से मिलके ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है। सेल्स से मिलके ही क्या बनता है,
टिश्यू बनता है। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस की बात है कि हमारी बॉडी के सेल्स को या टिश्यू को क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मैंने प्लस का निशान इसलिए लगाया है कि इस टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। ये सिंपल सी बात अपने को समझ में आई। और दूसरी बात क्या है कि इसको ऑक्सीजन तो चाहिए, और ये टिश्यू एक वेस्ट मतलब हमें उसको बॉडी से बाहर निकालना है, वो ये रिमूव करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इतनी बातें समझ में आ गई कि जो ये टिश्यू है, जो ये बॉडी की सेल्स हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए और ये CO2 को रिमूव करती हैं। मतलब हमें यहां पे ऑक्सीजन पहुंचानी है और CO2 को यहां से बॉडी से बाहर निकालना है। अब होगा क्या, देखिए बाहर यहां क्या है, एनवायरमेंट है। बाहर क्या है, यहां एनवायरमेंट है। अब होगा क्या, एनवायरमेंट में बहुत सारी क्या है, ऑक्सीजन है। अब एनवायरमेंट से ये ऑक्सीजन हम जब सांस लेते हैं तो कहां आ गई, ये आ गई, मान लो ये अल्वियोलाई में आ गई, ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, और ये CO2 जो है वो यहां पे पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है वो हम बाद में देखेंगे, बस इतना ध्यान रखो कि वो वाली CO2 जो हमें बाहर निकालनी थी वो अल्वियोलाई में पहुंच चुकी है, और उसे हम सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो हम एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो एनवायरमेंट में ये CO2 अब पहुंच जाती है। तो इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी है। अब यहां पे एक बात जो हमारी समझ से परे है कि ये ऑक्सीजन हमने अल्वियोलाई तक तो ले आए, तो यहां तक कैसे पहुंचाए। और इसी के सेम सवाल है कि CO2 यहां टिश्यू ने रिमूव की है, सेल ने रिमूव की है, तो इसको यहां तक कैसे पहुंचाए कि ये बाहर एनवायरमेंट में निकल पाए। ये बहुत बड़े सवाल आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सी बात समझाता हूं आपको बड़े ही देसी भाषा में। देखिए मान लीजिए ये मेरा गांव है, गांव को थोड़ा जूम करते हैं। मान लीजिए ये मेरा प्यारा सा गांव है, ठीक है, और ये मेरे दोस्त का प्यारा सा गांव है। ठीक है, और मेरे गांव और मेरे दोस्त के गांव के बीच में एक नदी बहती है। एक नदी कुछ इस तरीके से पानी लेकर बहती है। ठीक है, पानी लेकर ही बहेगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए ये एक पार्सल था जो मुझे अपने दोस्त के पास भेजना था। तो मैं तो खुद तो जा नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, इस नदी में, ये नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है, तो मैंने नदी में उस पार्सल को पटक दिया और वो बह के मेरे दोस्त के गांव तक पहुंच जाएगा और उसको रिसीव हो जाएगा। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो ये पार्सल है ना, जो पार्सल है वो अपनी गैसेज हैं, वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, वो CO2 भी हो सकती है ना। और जो ये नदी है ये क्या है, ब्लड वेसल है, और नदी में बहता पानी क्या है, ब्लड है। नदी में बहता पानी ब्लड है। मतलब हम इन गैसेस को जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी है, हम इनको ब्लड में जंप करा देते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। देखो नदी में तो पानी बह रहा था, उसकी डायरेक्शन है वो तो बहता ही है, पर जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें खून कैसे बहेगा, है ना। अब खून को तो ग्रेविटी की तरफ भी बहना है और एंटी ग्रेविटी भी बहना है, तो इसमें कैसे बहेगा, कौन इतना फोर्स, इतने पावर जनरेट करेगा कि खून बह सके। तो इतनी पावर जनरेट कौन करता है, हमारा हार्ट, हमारा दिल एक तरीके का पंप होता है, एक तरीके की मोटर होती है जो पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करती है, पंप करती है। तो यहां पे काम किसका आएगा भाई, हार्ट का आएगा। तो बीच में हमें यहाँ पे दिल बनाना पड़ेगा, हार्ट बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ये चतुर्भुजी रेक्टेंगुलर हार्ट कैसे बना रहा है, पर अपने को 4 चैम्बर से यहां मतलब है। ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अपने को सिर्फ चैम्बर से मतलब था जो हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे काम कैसे होगा, अब देखिए। ठीक है, देखिए अब ब्लड वेसल अपने को बनानी पड़ेगी। ये ब्लड वेसल बना देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, ये पहली ब्लड वेसल पे काम चल रहा है अपना। ठीक है, अब होगा क्या, है ना, इसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले इतना समझो, देखो इस ब्लड वेसल में जो ब्लड का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। हुआ क्या, यहां पे एनवायरमेंट से, अल्वियोलाई में एनवायरमेंट से ऑक्सीजन जो आई थी वो कहां,
इस ब्लड वेसल में, या ब्लड कैपिलरी, पर ब्लड वेसल बोल लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जंप कर जाएगी। अब इसमें क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है। इसमें क्या आ गई है, इसमें क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है। अब ऑक्सीजन आ गई है इस ब्लड में, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है, अपने लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड कहां पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा अपना, ये जाएगा टिश्यू तक, जो बॉडी का टिश्यू है, बॉडी की सेल्स है, टिश्यू तक जाएगा। और इस ब्लड में क्या थी, ऑक्सीजन थी, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चल रहा है। ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन थी, बहुत सारी ऑक्सीजन थी। और टिश्यू को क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। तो अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होके यहां आ जाएगी, है ना, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके इन सेल्स के पास, है ना, सारी सेल्स के पास ऑक्सीजन आ जाएगी, सारी सेल्स के पास ऑक्सीजन आ जाएगी। और क्या है, सेल्स ने क्या प्रोड्यूस की है, वेस्ट CO2 प्रोड्यूस की है ना। सेल्स के बाद यहां क्या पड़ी है, CO2 पड़ी है, सेल्स के पास CO2 पड़ी है, सेल्स के पास CO2 पड़ी है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, देखो अब मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, क्यों क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक थी तब तक वो रेड दिखाई दे रहा था, है ना, और फिर क्या है, वो ब्लू हो गया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई है। अब इस ब्लड में क्या एंट्री कर जाएगी, ये जो CO2 टिश्यू ने प्रोड्यूस की है, ये इस ब्लड में आ चुकी है, ये इस ब्लड में, है ना, इस ब्लड वेसल में आ चुकी है। अब देखिए इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और किसकी ज्यादा हो गई, CO2 इसमें ज्यादा हो गई है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको बोल दिया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी मतलब उसमें नहीं है क्या, ऑक्सीजन नहीं है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां जाएगा, ये अपना, ये ब्लड वेसल कहां जाएगी, राइट एट्रियम में जाके ओपन होगी, ये राइट एट्रियम में जाके ओपन होगी। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड वाला कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाएगा, इसको साथ साथ लेके चलते हैं पूरी वेसल को। ये जाएगा फिर अपना कुछ ऐसे अल्वियोलाई यानी लंग्स पे, थोड़ा चित्रकारी पूरी कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। और ये ब्लू कलर वाला जो भी ब्लड चल रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें बहुत सारी CO2 है। कैसा है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड है, और इसमें क्या है, बहुत सारी CO2 है, बहुत सारी CO2 है। अब ये CO2 निकल के यहां अल्वियोलाई में जाएगी, और अल्वियोलाई से ये बाहर एनवायरमेंट में चली जाएगी। यही पूरी प्रोसेस है, यही पूरी प्रोसेस है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, देखो एक बार इसका ब्लड का हम डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। देखो इसमें इस डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां पे डायरेक्शन क्या थी, यहां पे ऐसे आ रहा था, और फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। और इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है, तो आप ध्यान दीजिए, जो अपना हार्ट है, जो अपना दिल है, वहां से जो ब्लड है वो 2 बार पास हो रहा है। एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, और इसीलिए यहाँ पे 2 सर्किट बन रहे हैं, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है। अब हम नामकरण कर लेते हैं थोड़ा ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स का नामकरण यहाँ पे अब बहुत जरूरी है। देखिए नामकरण में एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, नामकरण में हमारे पास एक तो आएगी आर्टरी, हमारे पास एक आएगी आर्टरी, एक आएगी वेन, एक आएगी वेन, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, हम इनकी डेफिनेशन कैसे याद रखते हैं कि आर्टरी मतलब कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो एक्सेप्ट दिस, ठीक है। और ऐसे ही वेन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो एक्सेप्ट दिस। तो अपने को कभी भी ऐसे याद नहीं रखनी है इनकी डेफिनेशन, कभी भी, ठीक है। देखो आर्टरी हमेशा याद रखना, A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे, A फॉर अवे, अवे मतलब
ऐसी ब्लड वेसल जो अवे फ्रॉम हार्ट जा रही हो, मतलब दिल से दूर जा रही हो, वो आर्टरी रहेगी। और ठीक इसके ऑपोजिट वेन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स, क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स हार्ट, मतलब जो हार्ट की तरफ आ रही हो, है ना। आर्टरी क्या है, जो अवे फ्रॉम हार्ट यानी हार्ट से दूर जा रही हो, वेन यानी जो हार्ट की तरफ आ रही हो। ठीक है, एक कॉमन सी बात और बताता हूं कि जो भी ब्लड वेसल, जो भी ब्लड वेसल लंग्स के रिलेशन में होती है, लंग्स के रिलेशन में, लंग्स के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे ना तो पल्मोनरी जो सेक्शन होगा वो लंग्स के रिलेटेड होगा। तो लंग्स के रिलेशन में जो भी ब्लड वेसल है उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा पल्मोनरी, उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा पल्मोनरी। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे क्या कंडीशन बन रही है। ठीक है, यहां पे देखते हैं, देखिए अब हमें नामकरण करना है, मान लीजिए इसका नामकरण करना है, इसका नामकरण करना है। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल है, अब ये हार्ट की तरफ आ रही है या उससे दूर जा रही है, देख लो, देख लो, ब्लड इसमें ऐसे आ रहा है, ब्लड इसमें, इसको थोड़ा पतला करते हैं, ब्लड इसमें ऐसे आ रहा है यानी हार्ट की तरफ आ रहा है, यानी टुवर्ड्स हार्ट है। तो जो टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ आती है, वो क्या होती है, वेन होती है, वो क्या होती है, वेन होती है। अब इसकी बात कर लेते हैं, देखिए ये जा रही है हार्ट से दूर, कुछ ऐसे ब्लड इसमें जा रहा है हार्ट से दूर यानी अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट है ना अपना, अवे फ्रॉम हार्ट, तो ये हो जाएगी अपनी आर्टरी, ये हो जाएगी अपनी आर्टरी हो जाएगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, देखिए ये आ रही है हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ यानी टुवर्ड्स हार्ट, तो ये हो जाएगी एक वेन हो जाएगी, ये हो जाएगी एक वेन। अब इसकी बात कर लेते हैं, चार ही आएंगी, चौथी ये है। ठीक है, ये देखिए अवे फ्रॉम हार्ट है ना, ऐसे गई है और ये हार्ट से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट यानी ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है। अब मेरी बात याद कीजिए, मैंने क्या बोला था, जो भी लंग्स के रिलेशन में ब्लड वेसल आएगी वो पल्मोनरी, उसके आगे लगा देना है पल्मोनरी। तो लंग्स के रिलेशन में देख लीजिए कौन सी है, ये अपने लंग्स है अल्वियोलाई, तो लंग्स के रिलेशन में एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, यानी ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। ये पी यू है, पी ओ नहीं है, ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या हो जाएगी, लंग्स के रिलेशन में है, ये पल्मोनरी वेन है ना। देखो ये लंग्स के रिलेशन में नहीं है ना, ये है ना, ये बहुत दूर है, ये हार्ट के और ये टिश्यू के रिलेशन में है, और ये लंग्स के रिलेशन में है। तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, कुछ भी याद नहीं करना है, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है, कुछ भी याद नहीं किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इनका देख लेते हैं, देखिए अब ये जो वेन आ रही है, ये वाली जो वेन आ रही है, ये पूरी बॉडी की सेल्स जो है, पूरी बॉडी के टिश्यू जो है, ऑर्गन के हैं, वहां से ब्लड लेके आ रही है, मतलब बहुत सारा ब्लड है। ये दोबारा से बनाता हूं मैं इधर, बहुत सारा ब्लड लेके ये आ रही है। अब बहुत सारा ब्लड लेके आ रही है मतलब इसका साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब नॉर्मल वेन जो होती है उससे इसका बहुत बड़ा साइज होता है, इसीलिए इस वेन को क्या बोल दिया जाता है, विना कावा बोल दिया जाता है, विना कावा। और ये बात डिटेल में कहां आएगी, अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो अपना है ना ब्लड वाला चैप्टर है, वहां पे आएगी। सेम यहां पे ये बात अप्लाई होती है कि जो ये आर्टरी थी, जो ये आर्टरी थी, ये पूरी बॉडी में ब्लड इसको लेके जाना है, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज इसका होता है। तो इस बड़े साइज की आर्टरी को क्या बोल दिया जाता है, अयोर्टा बोला जाता है, अयोर्टा, अयोर्टा। तो सारी बातें क्लियर हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, विना कावा, अयोर्टा, सारी बातें क्लियर हैं, किसमें कैसा ब्लड होता है सारा हमने जान लिया है, और ये बिल्कुल अपना टॉपिक क्लियर है। अब हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे गैसेस का, कि ऑक्सीजन का कहां पे कितना होता है, CO2 का कहां पे कितना होता है, और उस पार्शियल प्रेशर में अक्सर कंफ्यूजन अपने को हो जाती है। तो कंफ्यूजन अपने को ना हो, चीजें हमेशा के लिए याद रहें, इसीलिए मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूं जिससे चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी। अब देखिए एक टॉपिक है पार्शियल प्रेशर के रिलेटेड, ठीक है। एनसीईआरटी में वो टेबल भी दी गई है कि अपने को पार्शियल प्रेशर जो है वो थोड़ा याद करना पड़ता है, कि एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वियोलाई में कितना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना, डीऑक्सीजनेटेड में कितना, टिश्यू में कितना, है ना, और किसका, ऑक्सीजन का भी और CO2 का अपने को याद करना पड़ता है। तो वहां पे कंफ्यूजन होती है, बार बार भूल जाता है, तो जहां चीजें भूलती हैं वहां मैं बताऊंगा आपको बहुत आसान, बहुत ईजी ट्रिक। देखिए अपने को जो पार्शियल प्रेशर है ना वो 5 जगह पे बताना है, 5 जगह पे। एक तो अपने को बताना है एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में बताना है। एक अपने को बताना है एल्वियोलाई में,
एक अपने को बताना है एल्वियोलाई में, एक अपने को बताना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एक अपने को बताना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एक अपने को बताना है टिश्यू में, एक अपने को बताना है टिश्यू में। और किसका बताना है? ऑक्सीजन का भी बताना है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी अब बताना है। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर का याद कर लेते हो तो ये तो मैं ऑटोमेटिकली आपके ट्रिक से करवा दूंगा। सिर्फ आपको एटमॉस्फेरिक एयर का याद रखना है। और एटमॉस्फेरिक एयर का कितना होता है, कितना होता है? अपने को दो का बताना रहता है, दो का बताना रहता है, एक ऑक्सीजन का और एक CO2 का। तो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है 159 और CO2 का कितना रहता है 0.3। अगर ये आप याद कर लेते हो तो ये तो मैं ऑटोमेटिक आपके करा दूंगा। ऑटोमेटिक कैसे करा दूंगा वो देखिए अब ये एक अपना हो गया है ना, और ये अपने को 4 करने हैं। अब सिंपली क्या करिए, बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये रिलेटिव हैं, एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़े रिलेटिव हैं। क्यों रिलेटिव हैं? क्योंकि अपने को कॉमन सेंस से पता है कि एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू रिलेटिव हैं। क्यों रिलेटिव हैं? देखियो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 ज्यादा है। और टिश्यू के पास भी क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, CO2 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टिश्यू ने तो ऑक्सीजन का यूज कर लिया और CO2 को वो रिलीज करता है, तो इसके बाद ऑक्सीजन कम होगी, CO2 ज्यादा होगी। तो एक बात पता चल गई कि इस ब्लू लाइन से इधर वाले जो दो हैं, एल्वियोलाई एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनके पास क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए और CO2 कम होनी चाहिए। और ब्लू लाइन से उधर वाले दो हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, एक बात पता चल गई कि ऑक्सीजन इनके पास कम होनी चाहिए और CO2 ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई। और मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इक्वल कर देता हूं। इन दोनों को इक्वल मतलब ये दोनों रिलेटिव हैं, ये दोनों रिलेटिव हैं, तो जो ये होगा वो ये होगा, जो ये होगा वो ये होगा। ठीक है, अब एक कॉमन सी बात देखिए, अपने को दो गैस के बारे में पता लगाना है, एक CO2 और एक ऑक्सीजन। ठीक है, एक CO2 थोड़ा इधर लिख लेते हैं, एक CO2 और एक ऑक्सीजन। देखो CO2 अगर आप देखोगे तो CO2 की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, एक मैक्सिमम वैल्यू, चाहे आप वो टेबल चेक कर लेना, एक मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू। देखो ये ट्रिक अभी आपको लग रहा है कि ये क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है, ठीक है, पर एक बार इस ट्रिक को अप्लाई कर दोगे ना, जिंदगी में ये चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी, वरना बार बार याद करनी पड़ेंगी। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन की दो वैल्यू कर दीजिए, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम। ठीक है, तो CO2 की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप उस टेबल में देख लेना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू रहती है 45 और मिनिमम रहती है 40। मतलब बात खत्म है। मतलब CO2 का जिक्र कहीं भी आ जाए, अपने को मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में खेलना है, 45 और 40 के बीच में खेलना है, बात खत्म है। ऑक्सीजन की बात करें तो अभी देखो, अभी जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना, बस मैक्सिमम आप ध्यान रखना 100 और मिनिमम आप ध्यान रखना 40। मिनिमम ध्यान रखना 40। आप बोलोगे 100 कहां से आया, तो मैं बताऊंगा आपको, बस ये चीजें आप ध्यान रखना। अपने को CO2 का नाम जहां भी आ जाए इसके और इसके बीच में खेलना है, O2 का नाम जहां भी आ जाए इसके और इसके बीच में खेलना है। अब देख लीजिए, देखो अब देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई O2 कितनी होगी और CO2 कितनी होगी, तो ब्लड ही ऑक्सीजनेटेड है तो O2 क्या होगी, मैक्सिमम होगी। O2 क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब 100 कर दीजिए, मतलब 100 कर दीजिए। CO2 क्या होगी, ऑक्सीजन, देखो O2 जहां ज्यादा होगी CO2 वहां कम होगी, CO2 जहां ज्यादा होगी O2 वहां कम होगी ना, दोनों ऑपोजिट तो चलेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ऑक्सीजन अगर मैक्सिमम है तो CO2 क्या हो जाएगी, यहां मिनिमम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, और जितना ये होगा उतना ये होगा। हमने इक्वल का साइन पहले ही लगाया है, मतलब यहां भी क्या होगा, यहां भी, इसको मिटा लेते हैं, ये तो अपना हो ही चुका था। यहां भी क्या होगा, यहां भी क्या होगा, ऑक्सीजन की बात कर ली जाए, CO2 की बात कर ली जाए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, बराबर है ना, यहां भी 100 कर दीजिए,
100 और CO2 40 कर दीजिए, बात खत्म है। अब इधर आ जाओ, अब ब्लड है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाहिर सी बात है CO2 ज्यादा होनी चाहिए और O2 उसके ऑपोजिट है, वो कम होनी चाहिए। तो यहां आपसे पूछ लिया जाए CO2 और O2, तो CO2 डीऑक्सीजनेटेड में कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी 45, और O2 क्या है, उसके ऑपोजिट यानी O2 मिनिमम होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और यहां हमने इक्वल का साइन लगाया है, मतलब जितनी यहां होगी उतनी यहां होगी, मतलब यहां CO2 पूछ ली जाए तो कितनी है, 45 है, और O2 पूछ ली जाए तो कितनी है, 40 है। तो ये अपनी ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सारी अपनी याद हो चुकी है ना, सारी अपनी याद हो चुकी है। अब एक डाउट आता है कि एनसीईआरटी में 100 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो ये 100 कहां से आया। देखो सिंपल सा है, यहां पे सिंपल सा लॉजिक लगा लेना। देखो एल्वियोलाई, देखो यहां पे एक डायग्राम से समझाता हूं, ये अल्वियोलाई थी और ये ब्लड था जो कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्वियोलाई में क्या है, अल्वियोलाई में ऑक्सीजन है जो इस ब्लड में जानी है, और ये क्या है, अपनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये अपनी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ जो ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ अल्वियोलाई है, तो कहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है अल्वियोलाई में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि 100% ऑक्सीजन इसको क्रॉस कर जाएगी, थोड़ी सी तो रह जाएगी। मतलब क्या है, एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा कितना ज्यादा होगा, कितना, उसका आइडिया कैसे लगाएं, तो देखो ये है 100, तो एल्वियोलाई में थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये भी 100 है, तो इसमें 100 से 4-5 ज्यादा कर दीजिए, 4-5 यानी 104 कर दीजिए, और इसमें 100 से 4-5 कम कर दीजिए, 4-5 कम यानी इसमें 95 कर दीजिए, ठीक है। कॉमन सेंस मैंने आपको बताई, अल्वियोलाई में है ना ऑक्सीजन का थोड़ा सा ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बीच में आई है, उसने थोड़ा सा घटा दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। तो इसमें 100 हमने लिया था, तो 100 से 4-5 बढ़ा दिया, 104 हो गया, इसमें 4-5 घटा दिया, 95 हो गया। मेरे ख्याल से सारी अपने को वैल्यू याद हो चुकी है। फिर से वही बात है, इस कंसेप्ट को, इस चीज को, इस ट्रिक को एक बार आप यूज कर लोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, वरना बार बार इनको याद करना पड़ेगा। खेल वही है, कुछ नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम है ना, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम। और कॉमन सेंस की बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो CO2 उसके ऑपोजिट हो जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो CO2 ज्यादा होगी और ऑक्सीजन उसके ऑपोजिट हो जाएगी। कॉमन सेंस पे सारा गेम अपना ये चल जाएगा।